नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज दिन भर की सभी बड़ी खबरें आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो आपको बता दें, हरियाणा में थर्मल स्क्रीनिंग करके किसानों को मंडी में दी एंट्री। राजस्थान में मॉडिफाइड कुछ नहीं दिखा। महाराष्ट्र में टोल प्लाजा पर लगा जाम। तो आपको बता दें, देश में कोरोना संक्रमण के चलते 26 दिन के सख्त लॉकडाउन के बाद सोमवार से कुछ राहत दी गई है। पहले दिन अधिकांश राज्यों में कुछ खास असर नहीं दिखा। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में आधे जिलों में ही लॉकडाउन की सख्ती से राहत मिली। महाराष्ट्र में 26 जिलों में सख्त नियमों के साथ उद्योग धंधे शुरू करने की अनुमति मिली। तो बता दें आपको, देश में कोरोना संक्रमण के चलते 26 दिन के सख्त लॉकडाउन के बाद सोमवार को कुछ राहत दी गई है। हालांकि यह राहत उन्हीं इलाकों या शहरों को दी गई है जहां कोरोना के केस कम आए हैं। राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन की इस राहत को मॉडिफाइड लॉकडाउन का नाम दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें, मध्य प्रदेश में आधे जिलों में भी लॉकडाउन की सख्ती से राहत मिली, जबकि महाराष्ट्र में 26 जिलों में सख्त नियमों के साथ उद्योग धंधों को शुरू करने की अनुमति दी गई है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो आपको बता दें, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है यहाँ पे। स्पेन, इटली और फ्रांस में 45% तक प्रदूषण घटा। मौसम वैज्ञानिक बोले, महामारी से दुनिया को ये अच्छी खबर मिली। तो आपको बता दें, कोरोना महामारी से यूरोप में 10 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। 90,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी। संकट के इस वक्त में नीदरलैंड के मौसम विज्ञान संस्था ने यूरोप के 3 बड़े देश स्पेन, इटली और फ्रांस के वायुमंडल के सैटेलाइट की तस्वीर जारी की है, जिसके मुताबिक यहाँ के वायुमंडल से वायु प्रदूषण 2019 की तुलना में 45% तक घट चुका है। अध्ययन के अनुसार वायुमंडल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर भी 55 तक गिर गया है। तो बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। तो आपको बता दें, अब तक कोरोना वायरस 18,413 केस आ चुके हैं। ममता केंद्र की टीम बंगाल भेजने पर नाराज। प्रधानमंत्री से कहा, टीम भेजने का फैसला समझ से परे, आप पहले वजह बताइए। तो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच लॉकडाउन के उल्लंघन, सोशल डिस्टेंसिंग की समीक्षा को लेकर तकरार शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की 6 सदस्यीय इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम राज्य में भेजे जाने को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने ट्वीट किया, हम कोरोना महामारी के खिलाफ केंद्र सरकार के सहयोग और सुझाव का स्वागत करते हैं। हालांकि केंद्र ने पश्चिम बंगाल समेत कुछ अन्य राज्यों में आईएमसीटी को भेजने का जो फैसला लिया है, उसका उद्देश्य समझ से परे है। तो आपको बता दें, ममता जी ने नाराजगी जताते हुए कहा है पीएम मोदी को कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से राज्य के इन जिलों में केंद्र की टीम को भेजे जाने का आधार पूछती हूँ। मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि बिना किसी साफ वजह के मैं इसकी अनुमति नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि यह संघीय ढांचे की भावना के खिलाफ है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो आपको बता दें, क्वारंटाइन में केदारनाथ बद्रीनाथ के रावल कपाट खुलने की तारीख आगे बढ़ाई गई। आपको बता दें, 14 मई को केदारनाथ और 15 को बद्रीनाथ के कपाट खुलने वाले हैं। तो आपको बता दें, केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब कपाट खुलने की तारीख बदली गई है। अब केदारनाथ के कपाट 14 मई और बद्रीनाथ के 15 मई को खुलेंगे। उत्तराखंड में संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने सोमवार को यह घोषणा कर दी गई है। वहीं केदारनाथ से जुड़े धार्मिक का कहना है कि वहां के कपाट कब खुलेंगे, इस पर फैसला मंगलवार को ऊखी मठ में बैठक में होना है, और सतपाल महाराजा की घोषणा के बारे में वो कुछ नहीं जानते। इससे पहले केदारनाथ के कपाट 29 अप्रैल को खुलने थे और बद्रीनाथ के 30 मई को। संभव है कि यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलने की तारीख भी बदल दी जाएगी। हर बार ये दोनों मंदिर अक्षय तृतीया को खुलते हैं, जो 26 अप्रैल को है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगली बड़ी खबर यहाँ पे निकल कर आ रही है। भगोड़े विजय माल्या की याचिका ब्रिटेन के हाई कोर्ट में खारिज। भारत प्रत्यर्पण का रास्ता हुआ साफ। तो बता दें आपको, ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने भारत के भगोड़े यानी अपराधी विजय माल्या की अपील खारिज कर दी है। इसके साथ ही विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता भी साफ हो चुका है। 2018 में ब्रिटेन की वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण को हरी झंडी दी थी। इसके खिलाफ माल्या ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी, तभी यह मामला निलंबित हो चुका था। इस फैसले के बाद अब माल्या के प्रत्यर्पण का मामला ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल के पास जाएगा। वे इस पर अंतिम फैसला लेंगी। तो आपको बता दें, शराब कारोबारी विजय माल्या पर भारतीय बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज है।
माल्या ने यह कर्ज कंपनी अपनी किंगफिशर एयरलाइंस के लिए लिया था। मार्च 2016 में माल्या भारत छोड़कर ब्रिटेन भाग गए थे। तभी से भारत की एजेंसियां माल्या को ब्रिटेन से भारत लाने में जुटी हुई हैं। 2018 में ब्रिटेन की कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद माल्या के प्रत्यर्पण की उम्मीद जगी थी, लेकिन इसकी ओर से हाई कोर्ट में अपील दाखिल करने के बाद मामला फिर अटक गया है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो आपको बता दें, शाह और योगी से बात करने के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा सीआईडी जांच शुरू होनी चाहिए। घटना सांप्रदायिक नहीं थी, इसे धार्मिक रंग देना गलत। तो आपको बता दें, पालघर मॉब लीचिंग के मामले से सोमवार को गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से सोमवार को की है। गृह मंत्री अमित शाह ने फ़ोन पर बात की। इस बातचीत के दौरान उद्धव ने कहा है कि उन्होंने अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बारे में जानकारी दी है। राज्य सरकार ने इस मामले में कार्यवाही की। 110 लोगों को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसमें कुछ नाबालिग भी थे। उद्धव ने कहा है कि हमने 2 पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि पालघर मॉब लीचिंग में सांप्रदायिक एंगल नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमें सीआईडी जांच शुरू कर देनी चाहिए। इस घटना को धार्मिक रंग देने से बचना चाहिए, यह गलत है। तो आपको बता दें, 16 अप्रैल की रात पालघर के गढ़चिंचले गांव में 2 साधुओं समेत 3 की पीट कर हत्या कर दी गई। ये अंतिम संस्कार में जा रहे थे। रविवार को भाजपा नेता संबित पात्रा ने बताया कि संतों की हत्या कर दी गई और देश के सभी धर्मनिरपेक्ष आज खामोश बैठे हैं। साक्षी महाराज ने भी लिंचिंग करने वालों को राक्षस करार दिया और कहा कि इन पर कार्यवाही की जानी चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। तो आपको बता दें, गेहूं खरीद के पहले दिन मिला जुला असर रहा। तो आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच हरियाणा में सोमवार को गेहूं की खरीदी शुरू हो चुकी है। प्रदेश सरकार ने 1800 केंद्रों पर खरीदी शुरू करवा दी गई है। पहले दिन 25 किसान सुबह और 25 किसान शाम को बुलाए गए थे। पूरे प्रदेश में 90,000 किसानों को गेहूं लेकर बुलाया गया था, लेकिन किसान कम पहुंचे। इसके साथ साथ कुछ जगह आढ़तियों ने गेहूं खरीदने से मना कर दिया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि सरकार पहले आढ़तियों के माध्यम से किसान को फसल का पैसा देती थी, लेकिन अब सीधे किसान के खाते में पैसा जाएगा। इस नियम का आढ़ती विरोध कर रहे हैं। इसके चलते कुछ जगह सीधे खरीदी एजेंसियों ने गेहूं खरीदा है। तो आपको बता दें, पूरे प्रदेश की बात की जाए तो सोमवार दोपहर 3 बजे से 3 बजे तक 6000 गेट पास गेहूं के लिए और 4763 गेट पास सरसों के लिए किसानों को दिए गए। वहीं मंडियों में 46,000 टन गेहूं पहुंचा और 13,000 टन सरसों पहुंची। सीएम मनोहर लाल खट्टर से लेकर खरीद से जुड़े विभागों के अधिकारी इस पर नज़र बनाए हुए हैं। सभी जिला आयुक्त लगातार खरीद केंद्रों का दौरा कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और आप भी जुड़े रहना चाहते हैं हमारे साथ देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।